मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दांव से चित हुआ विपक्ष। विधानसभा में विपक्ष के आरोपों के सीएम योगी ने उड़ाई धज्जियां। विपक्ष के सवालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया करारा जवाब। राम मंदिर से लेकर प्रदेश में हर गुनाह का सीएम ने दिया हिसाब। सदन में मुख्यमंत्री योगी के जवाबों से विपक्ष की बोलती हुई बंद। उत्तर प्रदेश को लेकर सियासत के समीकरण जिस भी तरीके से गढ़े जा रहे हैं, विपक्ष चाहे जिस फॉर्मूले को आजमाने में जुटा हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष की एक नहीं चलने देंगे। सरकार को घेरने में जुटे विपक्ष को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर मुद्दे पर विपक्ष की हवा निकाल देंगे। सदन में दिए गए मुख्यमंत्री के बयान से साफ है कि विपक्ष उन्हें घेरने के लिए जिन हथियारों को आजमा रहा है, दरअसल उन हथियारों में कोई जान नहीं है। अपने बयानों में मुख्यमंत्री ने हर उस मसले पर खुलकर बेबाकी से अपनी राय रखी, जिसे लेकर विपक्ष जनता और मीडिया के बीच हाय तौबा कर रहा है, जिस पर जनता से समर्थन की उम्मीद कर रहा है, जिस पर 2022 की बिसात बिछा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर ने विपक्ष को भौचक्का कर दिया। उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि जिन मुद्दों पर वो सरकार को घेर रहा है, उसे निशाने पर ले रहा, असल में उसका कवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही तैयार कर दिया। तो आखिर क्या है विपक्ष के वार के हथियार और कैसे मुख्यमंत्री ने ढाल बनाकर विपक्ष के हथियारों को वापस तर्कश में लौटने पर मजबूर कर दिया है? इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी अगली रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। ये झलक आपने देखकर अंदाजा लगा लिया होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने तेवर से साफ कर दिया कि सियासत में धार कैसे कुंद की जाती है। उन्हें पता है। अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब सदन में बोलना शुरू किया तो विपक्ष की बत्ती गुल कर दी। जिन मुद्दों पर विपक्ष लगातार माहौल बनाता आ रहा था, उन मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की नीतियों के साथ अपना रुख साफ कर दिया, खासकर ब्राह्मणों को लेकर की जा रही सियासत पर। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के नाम पर सियासी बिसात बिछाई जा रही है। इस मुहिम का मकसद मिशन 2022 से जुड़ा है। समाजवादी पार्टी ने जैसे प्रदेश के ब्राह्मणों को साधने की गरज से परशुराम की मूर्तियों को लगाने का ऐलान किया, तो माना गया कि भाजपा के राम और सपा के परशुराम में सत्ता और विपक्ष जितना ही फर्क है। ब्राह्मणों के नाम पर हो रही सियासत सुर्खियों में है, क्योंकि इसे लेकर जिस तरह से पार्टियों में रस्साकशी और स्कीम्स का खुलासा हो रहा है, उसे समझना मुश्किल नहीं रहा कि यूपी में ब्राह्मणों के हाथ सत्ता की कुंजी लगी है, जो 2022 में किस्मत का ताला खोलने में कामयाबी दिलाएगी। हालांकि ये ताला किसका खुलेगा, ये तभी साफ होगा। वक्त कल क्या तय करेगा नहीं पता, पर आज एक बात तय है कि ब्राह्मणों को लेकर हो रही सियासत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इसके पहले सरकार ने एनकाउंटर के आंकड़े जारी कर विपक्ष के दावों को जमींदोज किया था। अब एक बार फिर सदन में मुख्यमंत्री ने कुछ पुराने जख्मों को कुरेदकर विपक्ष की तरफ न केवल सवाल उछाल दिए हैं, बल्कि नीयत का पर्दाफाश कर दिया है। ऐसा ही एक मामला है
कन्नौज में कत्ल कर दिए गए कार्यकर्ता नीरज मिश्रा का, जिसकी हत्या 2004 में अखिलेश यादव के कन्नौज सांसद रहते हुए बेरहमी से कर दी गई थी। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो लोग आज जातिवाद का नारा कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जातीयता का झंडा लेकर के चल रहे हैं। ये वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं तो कन्नौज के एक नीरज मिश्रा नाम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सिर काट करके ब्रीफकेस में भर करके अपने आप मंगाते हैं और उस शर्मनाक घटना के बाद भी जनता से माफी नहीं मांगते हैं। नीरज मिश्रा की हत्या का जख्म भाजपा के लिए कितना बड़ा था, इसे समझने के लिए सिर्फ यही बताया जा सकता है कि भाजपा के भीतर इस मुद्दे पर कभी कोई कुछ नहीं बोल सका, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में इस घटना का हवाला देकर सपा के समीकरण को ध्वस्त करने की मुमकिन कोशिश की है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष की बखिया उधेड़ने के लिए सिर्फ नीरज मिश्रा के कत्ल का हवाला ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने परशुराम को मुद्दा बनाने वालों की नीयत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अध्यात्म में जब राम और परशुराम में भेद नहीं, तो सियासत के लिए ये भेद साफ बताता है कि कौन क्या चाहता है। वही लोग हैं जो तिलक और तिराजू की बात करके समाज को बार बार गाली देते थे और आज फिर नए रूप में बने हुए उत्साह और उमंग के माहौल में किस प्रकार से जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं, समाज देख रहा है। मुख्यमंत्री ने तिलक तराजू के नाम पर समाज के बंटवारे का आरोप विपक्ष पर मढ़ दिया, साथ ही जातिवाद का झंडा बुलंद करने वालों को आड़े हाथों लिया। हालांकि मुख्यमंत्री के बयान पर बसपा प्रमुख मायावती ने भी ट्वीट कर जवाब दिया है। उन्होंने सरकार पर सवाल दाग दिए। लंबे समय बाद ये मौका आया है जब मायावती ने भाजपा सरकार पर सीधे सीधे हमला किया है। अपने ट्वीट में मायावती ने लिखा कि बीजेपी द्वारा केवल राम राज्य की बात करने से यूपी की गरीब जनता का विकास व उत्थान आदि होने वाला नहीं है और न ही उन्हें जुर्म ज्यादती से निजात मिलने वाला है, बल्कि श्री राम के उच्च आदर्शों पर चलकर सरकार चलाने से ही ये सब संभव हो सकता है, जिस पर ये सरकार चलती हुई नजर नहीं आ रही है। खासकर ब्राह्मण समाज के प्रति बीजेपी की जातिवादी कार्यशैली से दुखी होकर अब इस पार्टी से अलग होकर वे बीएसपी से जुड़ते हुए देखकर इन्हें ये कह रहे हैं कि तिलक तराजू की बात करने वाले अब परशुराम की बात कर रहे हैं। लेकिन ये समाज काफी बुद्धिमान है, इनके बहकावे में नहीं आएगा। कुल मिलाकर ब्राह्मणों की सियासत पर सवालों और जवाब की धार तेजी से होती जा रही है। मिशन 2022 की बाजी ब्राह्मणों के नाम पर खेली तो जा रही है, लेकिन हाथ किसके लगेगी तय होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी घटना होने से बचा ली। फिदायीन हमले को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे आतंकियों में से एक को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आतंकी के कनेक्शन यूपी से हैं और उसके मंसूबे बेहद खतरनाक थे, जिसके निशाने पर देश की एक बड़ी शख्सियत थी। दिल्ली से पकड़ा गया आईएसआईएस का गुर्गा। क्या यूपी से जुड़ा आईएसआईएस का बड़ा कनेक्शन? आतंकियों के निशाने पर दिल्ली और यूपी और दिल्ली पर मंडरा रहा आतंकी साया। ये सवाल खड़ा हुआ दिल्ली के धौला कुआं से एक आईएसआईएस आतंकी की गिरफ्तारी से, जिसके जरिए देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश बेनकाब हुई है, क्योंकि आतंकी के पास से आईईडी समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आतंकी का नाम अबू यूसुफ बताया गया है। इसका साथी फरार होने में कामयाब रहा। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो ये आतंकी बड़ी प्लानिंग में थे। ये लोग फिदायीन और लोन वुल्फ हमले की तैयारी कर रहे थे। एक आईएसआईएस ऑपरेटिव को पकड़ा है एक ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर के पास से। ये ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर धौला कुआं रिज रोड जो है उस पर हुआ था
लेट नाइट में हुआ है। इसके पास से 2 प्रेशर कुकर आईडीज मिली हैं। ये प्रेशर कुकर आईडीज दिल्ली में किसी हैवी फुटफॉल एरिया पे लगाने के लिए आ रहा था। यूसुफ के बारे में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो यूपी के बलरामपुर का रहने वाला है और आईएसआईएस ने उसका पूरा ब्रेन वॉश कर दिया था। उस तक पहुंच सोशल मीडिया के जरिए मुमकिन हो सकी। बताया जा रहा है कि अभी भी उसे अबू हुजैफा, जो कि पाकिस्तानी इस्लामिक स्टेट का कमांडर है, उसे गाइड कर रहा था। फिदाइन हमले के हथियार भी इससे बरामद हुए हैं। आईएसआईएस से कनेक्टेड था, डायरेक्टली उनके कमांडर्स के टच में था। पहले इसको हैंडल यूसुफ अल हिंदी करता था, जो पीछे सीरिया में मारा गया। उसके बाद अबू हुजैफा पाकिस्तानी, ये भी एक इम्पोर्टेंट कमांडर था आईएसकेपी का, आईएस खुरासान प्रोविंस का, ये इसको हैंडल कर रहा था। ये दिसंबर के आसपास, इनफैक्ट इसने ये जो आईडी है ये काफ़ी पहले बना लिया था और इसके एक छोटे डिवाइस पर इसने अपने गांव के कब्रिस्तान के पास में कहीं इसको ड्राई रन टेस्ट भी किया था। 15 अगस्त के आसपास ये दिल्ली आने वाला था, 15 अगस्त कह रहा हूँ, टेरर स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के कारण ये नहीं आ पाया। यूसुफ की गिरफ्तारी प्रदेश और देश के लिहाज से बड़ा अलर्ट है। वजह है बलरामपुर का सीधे नेपाल से जुड़ा होना। सिर्फ बलरामपुर ही नहीं बल्कि बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा सिद्धार्थनगर की ये पूरी बेल्ट नेपाल से जुड़ी है, जो अपराधियों के लिए मुफीद रास्ता रही है विदेश भागने की। खास बात यह है कि बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर जैसे जिलों की ये बेल्ट मुस्लिम बाहुल्य भी है। ऐसे में आईएसआईएस की दस्ता धड़कनें बढ़ाने वाली है। यही वजह है कि नेपाल से सटे जिलों में सुरक्षा एजेंसियां न केवल सतर्क हो गई हैं, बल्कि उन्होंने सख्त चेकिंग भी शुरू कर दी है। प्रदेश के लिहाज से अबू का पकड़ा जाना कितनी बड़ी चुनौती है, ये भी एडीजी जोन लखनऊ की बात से समझा जा सकता है। उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस फोर्स को विभिन्न महत्वपूर्ण स्थान पर चेक करना, संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी करना, संदिग्ध स्थानों के ऊपर विशेष नजर रखना, इसके लिए काफी हम लोग अलर्ट कर दिए हैं। अभिसूचना तंत्र को भी हमारा और सक्रिय कर दिया गया है, इस पर हम लोग विशेष नजर रखते हैं। यूसुफ के बारे में ये भी जानकारी मिली है कि वो सऊदी में भी रहा है और पिछले 5 साल से सोशल मीडिया के जरिए आईएसआईएस हैंडलर्स के टच में था। ऐसे में आशंका ये भी है कि आतंकियों के खिलाफ भारत में जो अभियान चल रहा है उससे बौखलाए आतंकी भारत के उन इलाकों के युवाओं पर नजर रख रहे हैं जो नेपाल से सटे जिलों के रहने वाले हैं और जिन्हें बरगला कर वो अपने मंसूबे पूरे कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब सीबीआई के हाथों में है, जो सुशांत की मौत के हर राज से पर्दा उठाने की कोशिशों में जुटी हुई है। जांच के दूसरे दिन सीबीआई ने सुशांत से जुड़े 3 लोगों से पूछताछ की। दूसरे दिन ही सीबीआई को कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिससे सुशांत के परिवार की उम्मीदों को बल मिल रहा है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मौत से पर्दा उठाने में सीबीआई जुट गई है। मौत की वजह खुदकुशी है या कुछ और, इसकी मुकम्मल जांच सीबीआई के जिम्मे है। यही वजह है कि सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के घर की छत पर है। ये तस्वीरें सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट की हैं, जहां सीबीआई की टीम रिक्रिएशन कर रही है। घटना का रूपांतरण कर सीबीआई 14 जून को हुई सुशांत की मौत की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में है। दरअसल ये सब कुछ सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से पूछताछ के बाद शुरू हुआ। सीबीआई जांच शुरू होते ही कई खुलासे भी होने लगे हैं, तो कई सवाल भी उठने लगे हैं। खुलासा जहां मौत के दिन और मौत के चंद घंटों के पहले के वक्त से जुड़े हैं, तो सवाल उस रिपोर्ट पर है जो सुशांत की मौत से पर्दा उठाने के लिए पोस्टमार्टम जैसी कार्रवाई से जुड़ी है। मुंबई पुलिस ने पोस्टमार्टम में दिखाई जल्दी। सीबीआई की जांच में डॉक्टरों ने किया खुलासा। सुशांत की मौत में मुंबई पुलिस का रहा दखल। सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट में कई खामियां।
जिन बातों को लेकर सुशांत का परिवार लगातार बेटे की मौत की सीबीआई जांच की मांग करता रहा है, केवल 2 दिन की सीबीआई जांच में अब उन्हीं आशंकाओं की पुष्टि भी होने शुरू हो गई है। सीबीआई ने जब कपूर अस्पताल के उन डॉक्टर से बात की जिन्हें सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट तैयार की थी, तो कई बातें निकलकर सामने आई हैं। सीबीआई की टीम ने डॉक्टरों से पूछा कि सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट इतनी जल्दीबाजी में क्यों दिखाई गई, तो इनमें एक डॉक्टर ने कहा कि उनसे मुंबई पुलिस ने ऐसा करने को कहा था। 14 जून को सुशांत की लाश उनके बेडरूम में मिली थी, जिसके बाद 14 जून की रात को ही सुशांत का पोस्टमार्टम भी कर दिया गया था। डॉक्टर्स का कहना है कि उसके लिए सुशांत की बहन ने ही कहा था। कपूर अस्पताल में डॉक्टर से पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम उन लोगों तक पहुंची जो 14 जून को सुशांत के साथ थे। सीबीआई ने सुशांत के दोस्त नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से घंटों पूछताछ की और उन्हें साथ लेकर ही सुशांत के फ्लैट पर रिक्रिएशन भी किया गया। नीरज और सिद्धार्थ से पूछताछ के बाद समझा जा रहा है कि सीबीआई उन लोगों के जरिए सुशांत की मौत की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में है जो 14 जून और उससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के साथ थे। इसके बाद सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया और उसके भाई शोभिक चक्रवर्ती का भी नंबर आना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। असल में हमारा घर ही हमारी नींव